नमस्कार। मैं डॉक्टर योगेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर इन इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज अजमेर। हमारा विषय मुद्रास्फीति है और मुद्रास्फीति को रोकने के उपाय के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। क्योंकि मुद्रास्फीति एक भयावह स्थिति का रूप ले लेती है, तो इस पर नियंत्रण रखना बहुत अति आवश्यक है। यदि इस पर नियंत्रण नहीं रखा जाए तो देश की अर्थव्यवस्था को बहुत नुकसान होता है और आर्थिक संकट उत्पन्न होता जाता है। तो मुद्रास्फीति को रोकने को उपाय मेजर्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन में सबसे पहले हम बात करेंगे मॉनेटरी मेजर्स की, मौद्रिक उपाय की। दरअसल मुद्रास्फीति का प्रमुख कारण जो है वो उत्पादन की तुलना में प्रभावपूर्ण मांग का अधिक होना है। मांग बहुत ज्यादा हो जाती है। मांग अधिक इसलिए होती है क्योंकि लोगों के पास पैसा बहुत अधिक हो जाता है। किसी भी प्रकार से मुद्रा का प्रवाह जनता की तरफ ज्यादा होता है और तो मुद्रास्फीति की नीति का उद्देश्य जो है प्रभावपूर्ण मांग के उत्पादन स्तर को घटाना होता है। साथ ही साथ हम ऐसे उपाय भी अपनाएं जिनसे उत्पादन बढ़े। यदि मांग बढ़ती है उसके अनुरूप उत्पादन नहीं बढ़ जाए तो कोई स्थिति भयावह नहीं होगी, आर्थिक संकट की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। परंतु मांग की पूर्ति की तुलना में मांग बहुत अधिक हो जाती है तो वो स्थिति आर्थिक संकट को जन्म देती है। तो मुद्रास्फीति को रोकने के उपाय में सबसे पहले जो है मौद्रिक उपाय की बात करें तो हम कर रहे हैं चलन मुद्रा की मात्रा में कमी। चलन मुद्रा से तात्पर्य जो हम करेंसी, जो धनराशि हम यूज करते हैं उसकी मात्रा में कमी करनी पड़ेगी किसी न किसी प्रकार से। या नए नोट जैसे छापे जाते हैं, नोटों को कम नोट नहीं, नए नोट नहीं छापे जाए। और केंद्रीय बैंक द्वारा नोटों तथा पत्र मुद्रा निगमन नियम को कड़ा कर दिया जाए, कम नोट छापे जाए या प्रचलित मुद्रा को खराब घोषित किया जाए। डिमोनेटाइजेशन जैसे बीच में भी चला था, डिमोनेटाइजेशन, विमुद्रीकरण हो जाए तो बाजार में मुद्रा की मात्रा में कमी हो सकती है। जैसे कि भारत में 1000 का नोट का प्रचलन बंद कर दिया गया है। हालांकि चलिए, दूसरा है हमारा उपाय साख नियंत्रण। साख से हमारा तात्पर्य ऋण, जो ऋण दिया जाता है उस पर नियंत्रण किया जाए। तो साख नियंत्रण भी बहुत जरूरी है जिससे कि मौद्रिक आय को कम किया जा सके और हमें नए साख नियंत्रण से नए विनियोगों को प्रोत्साहन मिलेगा। उसके कुछ उपाय हैं जैसे कि बैंक दर में वृद्धि, प्रतिभूतियों की बिक्री, नकद कोषानुपात में वृद्धि, तरल कोषानुपात, एसएलआर में वृद्धि, रेपो दर में वृद्धि, रिवर्स रेपो दर में कमी, चयनित साख नियंत्रण, साख राशनिंग, नैतिक नमूने और प्रत्यक्ष कार्रवाई। तो ये सब साख नियंत्रण के अंतर्गत आने वाले उपाय हैं। एक एक करके हम इनका अध्ययन करते हैं कि क्या होता है। बैंक दर, हम पहले बात करते हैं बैंक दर की। बैंक दर में वृद्धि। बैंक दर दरअसल वो दर होती है जिसपे केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों को ऋण प्रदान करते हैं। केंद्रीय बैंक जो होते हैं वो व्यापारिक बैंकों को ऋण प्रदान करते हैं। जब बैंक रेट बढ़ा दी जाती है तो ऐसी स्थिति में जो ऋण होता है वो अधिक महंगा हो जाएगा। ऋण महंगा हो जाएगा तो व्यापारिक बैंकों को ऋण महंगा मिलेगा तो वो जनता को भी जो ऋण देंगे उसकी ब्याज दर अधिक होगी। जब ब्याज दर अधिक होती है तो ऋण लोग कम लेंगे। ऋण कम लेंगे तो मुद्रा का प्रवाह जो है जनता के प्रति नहीं होगा, वो बैंकों में ही सीमित रह जाएगा। इस प्रकार से यदि मुद्रास्फीति की स्थिति होती है तो बैंक दर में वृद्धि कर दी जाती है ताकि लोग कम ऋण लें। ठीक है, दूसरा देखते हैं हम प्रतिभूतियों की बिक्री। प्रतिभूतियों की बिक्री जो होती है वो हम इसको दूसरे नाम से जो खुले बाजार की क्रियाएं, ओपन मार्केट ऑपरेशंस भी कहते हैं। जिसमें कि क्या होता है कि इस रीति के अंतर्गत हम जब देश में साख की मात्रा बहुत अधिक होती है, साख की मात्रा बहुत अधिक होती है तो केंद्रीय बैंक खुले बाजार में स्वर्ण तथा प्रतिभूतियों का विक्रय करता है। इससे जनता व बैंकों से जो पैसा होता है वो केंद्रीय बैंक की तरफ आ जाता है क्योंकि उन्होंने प्रतिभूतियों की बिक्री करी। तो जब प्रतिभूतियों की बिक्री करी तो वो खरीदी व्यापारिक बैंकों ने और जनता ने, तो उनका पैसा केंद्रीय बैंक की ओर चला गया तो पैसा मार्केट से
बैंक की ओर चला गया, केंद्रीय बैंक की ओर, और जनता के पास जो मुद्रा होती है वो कम हो जाती है, और प्रतिभूतियां होती है वो जनता के पास हो जाती है। इससे साख निर्माण क्षमता भी कम हो जाती है। इसके विपरीत जब केंद्रीय बैंक देश में तो नकद मुद्रास्फीति को कम करने के लिए प्रतिभूतियों पर बिक्री की जाती है ताकि मुद्रा का प्रवाह बैंकों की तरफ चले जाए। दूसरा नेक्स्ट है नकद कोषानुपात CRR में वृद्धि। CRR होता है कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो जो होता है उसका अर्थ ये है कि कुछ व्यापारिक बैंकों को कुछ प्रतिशत राशि केंद्रीय बैंक में जमा करानी पड़ती है। जैसे कि होता है कि केंद्रीय बैंक अपने संबद्ध बैंकों से उनकी जमाओं का एक निश्चित अनुपात नकद प्रारक्षित निधि के रूप में अपने पास रखता है ताकि केंद्रीय बैंक इन जमाओं का उपयोग सदस्य बैंकों को उधार देने, उनके बिलों की कटौती करने तथा उनके लिए समाशोधन गृह के रूप में उत्तरदायित्व निभाने में समर्थ हो सके। यह सदस्य बैंकों की जमाओं का प्रारक्षित भाग है जो केंद्रीय बैंक अपने पास नकद जमा रखता है। तो CRR में वृद्धि करेंगे तो जो व्यापारिक बैंक है उनको केंद्रीय बैंक में ज्यादा धनराशि देनी पड़ेगी, ज्यादा प्रतिशत राशि जमा करानी पड़ेगी, और व्यापारिक बैंकों की जो ऋण देने की क्षमता उसमें कमी आएगी और मुद्रा का प्रवाह केंद्रीय बैंक की ओर चल जाएगा, वो मार्केट में नहीं होगा। तो इस माध्यम से मुद्रा की कमी हो जाएगी मार्केट में और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट है तरल कोषानुपात SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तरल कोषानुपात जो होता है ये वो प्रतिशत वो अनुपात होता है जो कि व्यापारिक बैंकों को अपने पास रखना पड़ता है। जो भी जमा रकम होती है उसका एक निश्चित भाग अपने पास रखना पड़ता है। प्रत्येक व्यापारिक बैंक को अपनी जमाओं का एक निश्चित भाग तरल रूप में रखना होता है जिसमें नकद कोष तथा स्वीकृत प्रतिभूतियां का समावेश होता है। तो जब केंद्रीय बैंक इस तरल कोषानुपात में वृद्धि कर देगा तो बैंकों को अपने पास अपनी जमाओं का ज्यादा से ज्यादा भाग रखना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में बैंकों व्यापारिक बैंकों की ऋण देने की क्षमता में कमी आएगी और ज्यादा पैसा जो है उनको अपने पास ही रखना ही पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में भी मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। रेपो दर में वृद्धि। रेपो दर जो होती है, रेपो दर वह ब्याज की वह दर होती है जिसका भारतीय रिजर्व बैंक अपने पूर्व निर्धारित प्रतिभूतियों की अतिरिक्त जमानत पर बैंक केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित वित्तीय संस्थाओं को अल्पकालिक ऋण प्रदान करता है। इस ब्याज दर का उपयोग मुद्रास्फीति पर नियंत्रण अथवा देश में मुद्रा की तरल मात्रा में कमी के लिए करता है। रेपो दर बढ़ा दी जाती है। रेपो दर में वृद्धि से तात्पर्य ये है कि ये एक तरह से ये भी वही दर है जिस पर केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंक को अल्पकालीन ऋण प्रदान करता है। तो जब ये रेपो रेट बढ़ जाएगी तो व्यापारिक बैंकों को ऋण महंगा मिलेगा और वो भी कम ऋण दे सकेंगे या ऊंची ब्याज दर पर ऋण देंगे जिससे कि जनता हतोत्साहित होगी ऋण लेने में और मुद्रास्फीति पर नियंत्रण किया जा सकेगा। रिवर्स रेपो दर में कभी रिवर्स रेपो दर में होता है जिसमें व्यापारिक बैंक केंद्रीय बैंक के पास कुछ जमा कराते हैं अपनी प्रतिभूतियों को, तो उनको उसके बदले में ब्याज प्राप्त होती है। तो यह ब्याज की वह दर होती है जिस दर पर देश का केंद्रीय बैंक यानी कि भारत में RBI की बात कर रहे हैं तो देश का केंद्रीय बैंक वित्तीय संस्थाओं, राज्यों तथा केंद्र सरकार के फालतू तरल कोष के जमाओं पर देता है। तो जब इसमें कमी कर दी जाती है तो उनको कम ऋण पर ब्याज मिलता है। ब्याज दर बढ़ाने पर तरलता में कमी से मुद्रास्फीति पर नियंत्रण होता है। नेक्स्ट चयनित साख नियंत्रण। चयनित साख नियंत्रण से तात्पर्य यह है कि हम ऐसे क्षेत्रों को ऋण दें चयन करके ताकि लोगों में मुद्रा का प्रवाह कम हो। ये गुणात्मक नीति के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत हम बात करें चयनित साख नियंत्रण में समूचे अर्थतंत्र को प्रभावित किए बिना ही केवल विशेष क्षेत्रों की आर्थिक एवं वित्तीय क्रियाओं को प्रभावित करता है। जैसे अगर खाद्यान्न के स्टॉक पर नियंत्रण करना हो तो केंद्रीय बैंक खाद्यान्नों के लिए दिए जाने वाले अग्रिमों तथा ऋणों को सीमित कर सकता है। जैसे खाद्यान्न पर नियंत्रण करना है तो उन पे जो ऋण दिया जाना है उसको सीमित कर देगा। इस प्रकार योजनाओं में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को पर्याप्त ऋण एवं अग्रिम उपलब्ध कराए जा सकते हैं। केंद्रीय बैंक
जो केंद्रीय बैंक होता है वो व्यापारिक बैंकों को ग्रामीण एवं लघु उद्योगों से अधिक ऋण देने को निर्देशित दे सकता है। तो ये हुई बात चयनित साख नियंत्रण की कि भाई हम चयन करें किस उद्योग क्षेत्र को ऋण देना है, यानी जिस क्षेत्र में हमें वृद्धि करनी है उस क्षेत्र में हम ज्यादा ऋण देंगे और जिस क्षेत्र में कमी करनी है उस क्षेत्र में कम ऋण देंगे। चूंकि उपभोक्ताओं की मांग बहुत अधिक हो गई तो हम ऐसे क्षेत्रों को उपभोक्ता जो लोन होते हैं उनको हम कम करेंगे और उसमें विचार करेंगे कि कितना ही ऋण देना है। नेक्स्ट होता है साख की राशनिंग। साख की राशनिंग से भी तात्पर्य यही है कि हम उसका निर्धारण कर दे कि हमें कितना ऋण प्रदान करना है। साख की राशनिंग से भी तात्पर्य यही है कि हम उसको विचार करें और लोन को ज्यादा से ज्यादा ना बांटकर कम बांटे और जिससे कि मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जा सके। नैतिक अनुनय, नैतिक अनुनय होता है कई बार सरकार केंद्रीय बैंक विभिन्न प्रकार के नीति नियम कठोर करता है, उसके बाद भी बैंक नहीं मानते हैं व्यापारिक बैंक और वो ऋण देना चालू रखते हैं, जैसे निजी बैंक हुए, तो उनको नियंत्रण करने के लिए कई बार नैतिक अनुनय मोरल सुएशन करते हैं। केंद्रीय बैंक सभी बैंकों के सरताज होने के लिए अंतिम ऋणदाता होने और समाशोधन गृह का कार्य करने के अलावा उन्हें नकद कोषों के संरक्षक होने व उनका मित्र दार्शनिक मार्गदर्शी होने से बैंकों पर अपना नैतिक दबाव डालकर उन्हें निश्चित दिशा में साख नियंत्रण को आग्रह करता है। वो नैतिक अनुनय करता है क्योंकि वो आरबीआई उनका मार्गदर्शक है, उनका दार्शनिक है, मित्र है सभी व्यापारिक बैंकों का। तो इस प्रकार से वो अपना नियंत्रित करता है कि भाई आप किन क्षेत्रों में ऋण देना उन्हीं क्षेत्रों में दें और ज्यादा से ज्यादा ऋण को ना बांटें। प्रत्यक्ष कार्रवाई से तात्पर्य जब भी नैतिक अनुनय करने के बाद विभिन्न नियमों को लागू करने के बाद यदि कोई बैंक नहीं मानता है तो साख नियंत्रण का सबसे अंतिम एवं कठोर नियंत्रण नीति है ये केंद्रीय बैंक अपनी उपर्युक्त साख नियंत्रण नीतियों को इतने प्रभावशाली ढंग से लागू करते हैं कि प्रत्यक्ष कार्यवाही का प्राय अवसर नहीं होता, पर अगर साख नियंत्रण का अंतिम शस्त्र व्यापारिक बैंकों को प्रत्यक्ष आदेश देना रहता है। केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों को निश्चित दिशा में काम करने का आदेश देता है और आदेशों की उपेक्षा करने पर आवश्यक चेतावनी के बाद भी ध्यान ना देने पर बैंक कार्यालय को बंद करने तक का आदेश दे सकता है। तो बैंक बंद भी किया जा सकता है प्रत्यक्ष कार्रवाई के तहत यदि वह केंद्रीय बैंक द्वारा दिए गए निर्देशों की पालना नहीं करता है। तो ये हमारे थे मॉनेटरी उपाय, मॉनेटरी मेजर्स, जिसके माध्यम से हम मुद्रा का प्रवाह मार्केट में कंट्रोल करते हैं ताकि कम से कम लोगों को पैसा मिले और मुद्रास्फीति पर नियंत्रण लगाया जा सके। नेक्स्ट है हमारा इसी में हमने आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी के कुछ करंट डेटा लिए हैं, जैसे सीआरआर जो कि कैश रिजर्व रेशियो जो कि व्यापारिक बैंकों केंद्रीय बैंक में जमा कराना पड़ता है वो वर्तमान में 3% है। एसएलआर जो कि व्यापारिक बैंकों को अपने पास रखने पड़ता है जमा कोष का अनुपात 18.50% है। रेपो रेट है वो 4% है। रिवर्स रेपो रेट 3.35% है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट है 4.65 है और बैंक रेट जो है 4.65 जिसपे कि केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों को ऋण प्रदान करता है। तो ये कुछ डेटा हैं जो कि वर्तमान में 31 जुलाई 2020 तक हैं। नेक्स्ट जो हमारे मेजर है वो राजकोषीय उपचार हैं। राजकोषीय उपचार के माध्यम से मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने का उपाय। राजकोषीय उपाय से मतलब है कि सरकार द्वारा जो उपाय अपनाए जाते हैं जिसके माध्यम से हम मुद्रास्फीति को नियंत्रित कर सकें। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले बात करते हैं करों में वृद्धि व नए कर लगाना। करों में वृद्धि कर देंगे या नए कर लगाएंगे तो जो मुद्रा का प्रवाह है वो सरकार की तरफ ही रहेगा, लोगों के पास पैसों की कमी हो जाएगी, टैक्स के माध्यम से उनकी बचतों को हतोत्साहन मिलेगा और टैक्स के रूप में सरकार के पास पैसा चला जाएगा, नए कर लगा दिए जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में मौद्रिक क्रय जनता की जो बड़ी मौद्रिक शक्ति होती है जो घटाने में मदद मिलती है और इससे करों में वृद्धि कर दी जाती है जिससे कि मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जा सके। सार्वजनिक ऋण में वृद्धि, सरकार द्वारा सार्वजनिक ऋण लिया जाता है और उस सार्वजनिक ऋण में वृद्धि कर दी जाती है, ब्याज दर अधिक कर दी जाती है सार्वजनिक ऋणों की, ताकि जो जनता का मुद्रा पैसा क्रय शक्ति को कम कर दें और पैसा जो है वो सरकार की तरफ हो जाए, जो सरकार के पास रह जाए। बचतों को प्रोत्साहन किया जाता है, बैंक जो है या सरकार जो है वो ब्याज दर में वृद्धि कर दी जाती है ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अपने बैंकों में जमा करें या अन्य प्रकार से बचत करें ताकि
उनकी क्रय शक्ति में कमी आए और मांग में कमी हो। संतुलित बजट बनाया जाता है। आय व्यय जो बजट होता है वो संतुलित बजट होता है, आय व्यय के बराबर रखी जाती है। व्यय में कमी कर दी जाती है, सार्वजनिक व्यय में कमी, सरकार द्वारा सार्वजनिक व्यय में कमी कर दी जाती है जिससे लोगों की आय और रोजगार में कमी हो और मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जा सके। अन्य उपाय के अंतर्गत हम बात करते हैं उत्पादन में वृद्धि, क्योंकि हमने बात करी कि दो तरीके से मुद्रास्फीति होती है। पहली जो है वो मौद्रिक आय बढ़ जाती है, लोगों की क्रय शक्ति बढ़ जाती है, उसको कम करना है। दूसरा जो उत्पादन में कमी रहती है उसको बढ़ाना है। तो उत्पादन में वृद्धि करके हम मांग के अनुरूप उत्पादन में वृद्धि करते हैं तो भी मुद्रास्फीति पर नियंत्रित किया जा सकता है। संग्रह पर रोक करके हम काला बाजारी को रोक सकते हैं। जो कृत्रिम रूप से कीमतों में वृद्धि होती है उसे भी नियंत्रित किया जा सकता है। मूल्य नियंत्रण एवं राशनिंग, मूल्य ने सरकार को महत्वपूर्ण उपाय होता है जिसकी सरकार मूल्यों को बढ़ने से रोकने के लिए सरकार एक कैपिंग कर देती है कि भाई चीज़ों को इससे अधिक दामों में ना बेचा जाए। जैसा कि अभी हमने लॉकडाउन के दौरान देखा कि सरकार ने विभिन्न प्रकार की खाद्य सामग्री का मूल्य नियंत्रण के लिए कीमत दर निर्धारित कर दी और राशनिंग भी कर दी जिससे कि लोगों को समय पर राशन मिले। एक मुद्रास्फीति जैसी खतरनाक समस्या से बचने की उपाय भी करे, साथ साथ लाभ वितरण पर पड़ दिए, क्योंकि लाभों का वितरण कर दिया जाएगा तो लोगों की क्रय शक्ति भी बढ़ जाएगी, तो इस पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। मजदूरी वृद्धि पर रोक, लोगों की मजदूरी बढ़ जाएगी तो मजदूरी बढ़ेगी तो उनकी आय बढ़ेगी तो मांग बढ़ेगी, तो मांग बढ़ने से वो यदि उत्पादन भी उसी अनुरूप नहीं बढ़ता है तो वो मुद्रास्फीति को बढ़ावा देगा। तो इस प्रकार से मजदूरी में वृद्धि पर भी रोक कर दी जाती है। उपरोक्त उपायों के माध्यम से हम मुद्रास्फीति को नियंत्रित कर सकते हैं। धन्यवाद।